नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बेटा, आज वीडियो के पार्ट 2 में हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट के अंदर में खिलाफत मूवमेंट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत में गांधी युग और रॉलेट एक्ट की घटनाएं क्या थी और कैसे इस घटनाओं ने नेशनल मूवमेंट में एक अहम भूमिका निभाई। बेटा, अगर वीडियो लंबी होती है तो आज हम इस वीडियो के अंदर में इन दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इसके अगले पार्ट में हम इन दोनों वीडियो के बारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे एक दिखाई दे रहा है आपको, एक कानून ने देश को क्यों भड़का दिया, गांधी जी ने असहयोग ही क्यों चुना। तो यहां पे एक लाइन आपको दिखाई दे रहा है, एक कानून ने, कौन सा, 1919 के अंदर में एक कानून लाया जाएगा। आपको पता है कि 1914 से लेकर के 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1919 में भारत में, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारतीय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या है, ब्रिटेन के लिए जाके लड़ाई लड़ रहे थे और हमसे कुछ वादा किया गया था कि आजादी के युद्ध के बाद हम आपको कुछ अधिकार देंगे। क्या वास्तव में वो अधिकार हमें मिला? हमें तो आशा थी, वॉर समाप्त हो चुका है, अब हमें ब्रिटिशर्स की तरफ से कुछ चीजें मिलेंगी, लेकिन हुआ क्या, इसके बिल्कुल अपोजिट हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, दमनकारी नीतियां और ऐसे ऐसे लॉ लाए जाएंगे जो हमारे बिल्कुल खिलाफ था। तो वास्तव में ब्रिटिशर्स का टू साइडेड फेस हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद दिखाई देगा, विशेष रूप से एक कानून जिसको बोला गया रॉलेट एक्ट। क्या था रॉलेट एक्ट? कैसे इसने देश की राजनीति में अहम भूमिका निभाई, कैसे इसने लोगों को प्रेरित किया आंदोलन के लिए, लोगों को इकट्ठा होने के लिए, यूनाइट होने के लिए, हम जानेंगे आगे। बेटा, यहां पे एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, खलीफा। वास्तव में खलीफा का अर्थ क्या होता है? अगर हम इस शब्द को समझने की कोशिश करें तो पैगंबर मोहम्मद के बाद, क्या समझ में आया? पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लामिक वर्ल्ड में जो उनका धार्मिक और राजनीतिक उत्तराधिकारी बना, उसको क्या बोला गया? खलीफा। तो वो खलीफा कौन था? तो इस तुर्की का सुल्तान, तुर्की का सुल्तान इस्लामिक वर्ल्ड में, उसी को क्या माना जाता था? ये हमारा खलीफा है। तो वहां से हम देखेंगे खलीफा से खिलाफत आंदोलन कैसे भारत के राष्ट्रवाद में अहम भूमिका निभाएगा। क्या था खिलाफत? किसने इसको प्रेरित किया? भारत से इसका क्या संबंध था? देखते हैं, समझते हैं। यहां आपको दिखाई दे रहे हैं अली ब्रदर्स, दो भाई, शौकत अली और लियाकत अली। आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ 1914 से 18 के बीच, इसमें तुर्की की क्या होगी? हार हो जाएगी। तुर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने उसके ऊपर में बहुत सारी संधियां थोपने की कोशिश की। जो वहां का खलीफा था उसके साथ में अपमानजनक संधि, बहुत सारी चीजें उससे छीन ली जाएगी, तुर्की को बांटने का प्रयत्न किया जाएगा। और ये बात जब इस्लामिक वर्ल्ड में पता चला, इस्लामिक के लोगों को पता चला, तो उनको ये चीजें अच्छी नहीं लगी। मामला तुर्की से है, लेकिन ये भारत में भी इसका प्रभाव होता हुआ दिखाई देगा। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो उनके साथ अन्याय हो रहा था, भारत के मुसलमानों ने उनके समर्थन में जो मूवमेंट चलाया, वही क्या कहलाएगा? खिलाफत आंदोलन कहलाएगा। आप देखोगे 1924 के अंदर में जाकर के इस मूवमेंट की शुरुआत भारत के अंदर में 1919 में हुआ।
ये मुसलमानों का, मुस्लिम लोगों का एक सेपरेट उनके अधिकारों के लिए तुर्की के खली अच्छा, ऐसा तो नहीं था मुस्लिम केवल वहीं पे है, मुस्लिम तो यहाँ पर भी है और वहां के खलीफा को अपना लीडर मानते थे, धार्मिक और राजनीतिक गुरु मान रहे हैं। तो उसके साथ अन्याय, भारत के मुसलमानों के साथ अन्याय था। तो यही कारण है, हम देखेंगे किस तरीके से इस खिलाफत मूवमेंट ने हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट करने का काम किया। तो क्या हुआ, खिलाफत 1919 से लेकर के 1924 में ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अबुल कमाल पाशा के सारे चीजें समाप्त कर जाएंगे तुर्की के अंदर में। तो भारत में भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव 1924 तक नहीं रहेगा। और इस मूवमेंट को क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन के साथ में गांधी मिला देंगे 1920 में। इससे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनेगा ये। जैसे यह भारतीय मुसलमानों के द्वारा चलाया गया एक शक्तिशाली आंदोलन था। क्या लिखा हुआ है, भारतीय मुसलमानों के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तुर्की के खलीफा की सत्ता की रक्षा करना। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात किया है कि तुर्की के खलीफा के साथ में अन्याय हुआ, उसके शासन को छीना जा रहा था, उसके अधिकारों को सीमित किया जा रहा था, तुर्की को बांटा जा रहा था। तो ये होगा, ये देखा जाएगा जब वहां के मुसलमानों के साथ ऐसा हो सकता है, वहां के लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो भारत में क्यों नहीं। दूसरा, इस्लामिक पवित्र स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण बनाए रखना। तो ये आपको तुर्की का फ्लैग दिख रहा है यहां पर। तो खलीफा दुनिया भर के मुसलमानों का आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख ही क्या कहलाएगा, खलीफा, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 1914-18 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान तुर्की ऑटोमन साम्राज्य की क्या हो गई, हार हो गई। अब यह अफवाह क्या फैली कि तुर्की के ऊपर में क्या है, एक बहुत सख्त संधि, ट्रीटी थोपी जाएगी। क्या अफवाह फैला कि उसके साथ में ब्रिटेन के द्वारा एक सख्त संधि थोपी जाएगी। ये सभी मुसलमानों को पता चला। युद्ध के दौरान दिए गए वादों के विपरीत हमसे भी बोला गया था कि युद्ध के बाद हम आपको ये चीजें देंगे, लेकिन हमें क्या मिला, जलियांवाला मिला, हमें क्या मिला, रौलक एक्ट मिला। और इनके साथ भी वही हुआ। ब्रिटेन ने तुर्की को विभाजित करने की योजना बनाई। इन सभी नीतियों के कारण भारतीय मुसलमानों में भारी गुस्सा और असंतोष फैला और तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के अंदर में क्या चलेगा, एक आंदोलन की शुरुआत होगी 1919 में, जिसको बोला जाएगा खिलाफत आंदोलन। हुआ क्या, सेवर्स की संधि, ट्रीटी ऑफ सेवर्स। ये क्या है, 1920 में, 1918 के अंदर में वॉर समाप्त, 1919 के अंदर में हम देख रहे हैं खिलाफत मूवमेंट वहां के समर्थन में, और एक संधि हो रही है सेवर्स की संधि। किसके बीच हो रहा है, 1920 में मित्र राष्ट्रों और तुर्की के बीच सिवर्स की संधि हो रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। इस संधि के द्वारा हुआ क्या परिणाम, ऑटोमन साम्राज्य मतलब तुर्की को बांट दिया गया, कई टुकड़े कर दिए गए, खलीफा का अधिकांश शक्तियां छीन ली गई। परिणाम क्या हुआ, इस संधि ने भारतीय मुसलमानों के शक को यकीन में बदल दिया। उनको लगा जब ये लोग उनके साथ कर सकते हैं तो हमारे साथ भी होगा, और ये होता हुआ दिखाई दे रहा है ट्रीटी ऑफ सेवर्स के बाद में। इसलिए खिलाफत आंदोलन और ज्यादा तेज हो जाएगा और गांधी जी ने एक सुनहरा मौका माना इसको, हिंदू और मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए, क्योंकि अभी तक ये प्रोटेस्ट कौन कर रहा था, भारत के मुसलमान कर रहे थे। आंदोलन की शुरुआत 1919 में। आपको एक बात समझ में आ गया, खलीफा क्या है, ये क्यों भारत में, इसका भारत से क्या संबंध है, भारत में इसकी शुरुआत कहां हो रही है। तो भारत में खिलाफत कमेटी बनाई जाएगी पूरे भारत में। हम देखेंगे इसका जो शुरुआत केंद्र बिंदु होगा, एक मुंबई, दिल्ली, लखनऊ
और कलकत्ता के अंदर में। तो खिलाफत मूवमेंट का जो सेंटर हम देख रहे हैं कहाँ, भारत के अंदर, दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई। अच्छा, किन लोगों ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई? तो यहाँ पर मैं कुल 4 लोगों का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा जो मुख्य लीडर। तो मुख्य लीडर ये दोनों हैं। क्या नाम है इनका? ये दोनों भाई हैं जिसको बोला जाएगा अली ब्रदर्स या अली बंधु। कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसके अलावा हसरत मोहानी के द्वारा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई जाएगी। ये भारतीय मुसलमानों के लीडर थे और इन दोनों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी इस आंदोलन को चलाने में। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन अली ब्रदर्स के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए गांधी जी इस समय तक आते आते एक अच्छे लीडर बन चुके थे। अब गांधी क्या करेंगे? इनके साथ मिल करके मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अभी आप देखोगे ये 1920 में इस मूवमेंट को असहयोग आंदोलन के साथ में मिला दिया जाएगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ में आगे बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन असहयोग आंदोलन 1922 के अंदर में कुछ घटनाओं के कारण स्थगित हो गया, तो धीरे धीरे असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। आंदोलन के मुख्य कारण तो ऑलरेडी आपको एक बात समझ में आ गया है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इसके कारण क्या थे। तो कारण में आप देखोगे खलीफा की सत्ता के खिलाफ जाकर के काम किया जा रहा है। सेवर्स की संधि के द्वारा क्या किया जा रहा है? तुर्की के साथ में एक अपमानजनक संधि की जा रही है, तुर्की को बांटा जा रहा है। अब इन सभी घटनाओं ने क्या काम किया? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक अलायंस बनता हुआ दिखाई देगा। हिंदू और मुसलमान इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ काम करते हुए हमें देखे जा सकते हैं। इसका अगर हम उद्देश्य की बात करेंगे, यह एक साथ धार्मिक और राजनीतिक विरोध था। तो हमने क्या देखा? धर्म से लेकर के आगे जब हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर में जाएंगे तो धार्मिक और राजनीतिक मूवमेंट कैसे देश के अंदर में आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। अच्छा, तुर्की का संबंध, और पहले हमने इसके बारे में चर्चा किया है। भारतीय मुसलमान इस्लामिक वर्ल्ड में तुर्की के खलीफा को धार्मिक और राजनीतिक गुरु माना जाता है, उत्तराधिकारी माना जाता है। अगर वहां के तुर्की के मुसलमानों के साथ में ऐसा हो रहा है तो भारत के अंदर में भी ऐसा होगा। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत के मुसलमान इकट्ठा हुए, तो रिलेशन तो हमें दिखाई दे रहा है। और इसमें गांधी क्या करेंगे? इसको नेशनल मूवमेंट के साथ में जोड़ करके आगे लेकर के बढ़ने का काम करेंगे। तो नतीजा क्या निकल के आएगा? भारतीय मुसलमान खलीफा के समस्त इस्लाम का नेता मानते थे गांधी जी। इसलिए यह आंदोलन सीधे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन आपको कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों के एकता के परिचायक के रूप में हमें आगे दिखाई देगा। क्योंकि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के आधार पर हमें पता है कि 1905 के अंदर में, इससे पहले बहुत सारी कमेटियां या बहुत सारे डिसीजन के द्वारा हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतना ज्यादा विरोधाभास, हमें इतना ज्यादा लड़ा दिया गया था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। आपको पता है कि 1885 के अंदर में आईएनसी का गठन और 1906 में मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम ब्रिटिशर्स ने क्या दिखाया? ये जो है ये हिंदुओं को रिप्रेजेंट करने वाला है, मुसलमानों को ये बताया गया। और इस कारण मुसलमानों को एक अलग ग्रुप बना दिया जाएगा जिसको बोला जाएगा मुस्लिम लीग, जिसके लीडर बनेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। और इन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के कारण हिंदू और मुसलमानों के अंदर में इतना ज्यादा खाई था कि दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। और ये सही वक्त था गांधी के लिए दोनों समुदाय को एक साथ जोड़ने का, दोनों को एक साथ लाने का। तो हम क्या देखेंगे? अंग्रेज भारत और तुर्की दोनों जगह शासक थे, लेकिन मतलब शासक तो दोनों जगह पे, भारत के अंदर में वहां पर भी, लेकिन जो उनकी नीतियां थी लोगों के हित और लोगों के फेवर में नहीं थी। चाहे हम तुर्की की बात करें, चाहे हम भारत की बात करें, अगर वो तुर्की के साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे साथ निश्चित है, स्वाभाविक है, क्यों नहीं करेंगे। तो ये सही वक्त था, सही समय था।
हमें एक साथ आगे बढ़ने का, यूनाइट होने का। और इस तरीके से अब हम देखेंगे गांधी जी का क्या रोल होगा। गांधी, अभी तो हमने देखा खिलाफत मूवमेंट के अंदर में शौकत और लियाकत अली मुसलमानों का आंदोलन था। क्या उस मूवमेंट के अंदर में गांधी का भी कोई रोल है? उन्होंने क्या किया ऐसा? गांधी ने आंदोलन का संपूर्ण समर्थन किया और इसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ देंगे और इस तरीके से भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होती हमें दिखाई देगी, जो हम पहले क्या थे, बटे हुए थे। जो 1920 के अंदर में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ लेकर के आगे बढ़ा जाएगा। किसके समर्थन से? गांधी के समर्थन से। गांधी मुसलमानों को एक बड़ा मंच प्रोवाइड करेंगे। क्या है? ऐतिहासिक विलय खिलाफत और असहयोग 1920 के अंदर में दोनों को क्या किया जाएगा? मिला दिया जाएगा। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में, भारत के अंदर में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। असहयोग क्या मतलब? असहयोग का मतलब सपोर्ट नहीं करना। एक बात बताओ आप, ये ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर में क्यों हैं, कैसे हैं? अगर हम उनका समर्थन ना करें, हम उनके साथ खड़ा ना हो, तो कब तक रहेंगे? उनका प्रारंभिक मकसद क्या था? व्यापार करना। लेकिन समय के साथ में उन लोगों ने हमें जाना समझा और अंततः हमारे ऊपर में शासन करने लगे। तो शासन कब तक हम सपोर्ट कर रहे हैं? इसलिए अगर हम अपना वो सपोर्ट पीछे खींच लेते हैं, कब तक रुकेंगे ये? गांधी ने क्या काम किया? इस मूवमेंट के माध्यम से सहयोग बंद कर दो। इस तरीके से आगे बढ़ेगा। देखो, बहिष्कार, बाइकॉट, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कपड़े का त्याग कर दिया गया, मतलब उनका कोई काम नहीं करना है। क्या क्या अंदर में क्या है? उनके द्वारा जो भी फैसिलिटीज दी जा रही है, मत यूज करो। सरकारी स्कूलों से बच्चों ने जाना बंद कर दिया, टीचरों ने पढ़ाना छोड़ दिया, अदालतों में वकीलों ने जाना बंद कर दिया। मतलब जो भी चीजें थी, जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, हम अपना स्वदेशीकरण को अपनाते हैं ना, ये नीति लेकर के गांधी आगे बढ़ेंगे। अगर हम उनके द्वारा बनाए गए चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कब तक रहेंगे ये? अंततः एक दिन जाना पड़ेगा और यही नीति अपनाया जाएगा। तो सरकारी स्कूलों, कॉलेज और अदालतों का क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा नॉन कॉर्पोरेशन के द्वारा। जन भागीदारी, आंदोलन आम जनता तक पहुंच गया, अंततः गांधी समझाने में सफल हुए और इसका परिणाम क्या निकल करके आएगा? भारत के अंदर में एक विशाल जन आंदोलन शुरू होगा। लोगों को समझ में आ गया कि हम कैसे इन शोषणकारी नीतियों से आजादी पा सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ा? तो हम देखेंगे नई दिशा और गति, राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि अब जन समर्थन आंदोलन के साथ था, लोगों को समझ में आ गया था। हमारे फ्रीडम फाइटर आम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने में क्या रहे? सफल रहे। दूसरा हम बात करेंगे, आम जनता की भागीदारी बढ़ेगी। अभी तक जो आंदोलन चल रहा था, समाज के सो कॉल्ड कुछ बुद्धिजीवियों जीवियों के हाथ में था। आम जनता उसके अंदर में इन्वॉल्व ही नहीं है। किसी समाज के अंदर में अमीर ज्यादा होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं? अमीर कम होते हैं, गरीब ज्यादा होते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का दोहन कौन कर रहा होता है? उच्च वर्ग के लोग कर रहे होते हैं। तो इस मूवमेंट के अंदर में कि जो गरीब तबका था, वो शुरू से ही लंबे समय तक दूर रहा। इनको लगा क्या मतलब है? क्या बिना उनके सहयोग और समर्थन को किसी भी आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है? गांधी की एक बात समझ में आ गई थी, इस थोड़ी से लोगों के सहयोग से कुछ नहीं होगा, जब तक ये समाज का जो उद्धारक है,
गरीब लोग जो हैं, किसान जो हैं, मजदूर जो हैं, इनका समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन या इस देश के अंदर में किसी प्रकार का रिफॉर्म या परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तो गांधी ने जो भी काम किया, आम लोगों के सहयोग से करने का काम करेंगे। तो आम जनता की भागीदारी बढ़ी, आंदोलन शहरों से निकल करके कहां पहुंच जाएगा? गांव के अंदर में पहुंचा। अभी तक ये आंदोलन कहां था? शहरों तक सीमित था। लेकिन वास्तव में समस्या तो पूरे भारत के अंदर में थी। क्या केवल समस्याएं केवल उन शोषणकारी नीतियों से केवल शहर के अंदर में रहने वाले लोग त्रस्त है, परेशान है? नहीं, ऐसा नहीं था। परेशान तो समाज का प्रत्येक तबका था, लेकिन उनको अनुभव और एहसास बहुत बाद में जाकर के हुआ। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई, दोनों समुदाय एक साथ साझा मंच पर आए और इस तरीके से आंदोलन एक नई दिशा के अंदर में जाएगी। एक नया वर्ग भी निकल करके आता हुआ हमें दिखाएगा, जिसको हम बोलेंगे क्या है? समाज का जो छूटा हुआ था आंदोलन से, वो लोग आज नेशनल मूवमेंट के साथ में इस पढ़े लिखे वर्ग के साथ आकर के खड़ा होंगे। तो परिणाम क्या निकलेगा? स्वतंत्रता संग्राम अब केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, ये आम लोगों से जुड़ गया। इसका परिणाम हम पॉजिटिव देख रहे होंगे आगे। निष्कर्ष अगर हम बोले, इस पूरी घटना का परिणाम क्या निकल के आया, हम देखेंगे। प्रारंभ में खिलाफत मूवमेंट ने यूनाइट करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी और धार्मिक मुद्दा खलीफा से क्या होगा? ये शुरू हुआ, अब कहां पर जाएगा? एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। आज मंच पर बाहर उन शोषणकारी नीतियों के साथ केवल एक वर्ग नहीं लड़ रहा है, समाज का प्रत्येक तबका नेशनल मूवमेंट के अंदर में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, अपने अपने लेवल पर। तो एक लाइन के अंदर में हम बात करें, खिलाफत आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आधार प्रदान किया और इसने भारत के अंदर में एकता प्रदान की। तो अपने आप में इसने भारत के अंदर में एक अहम भूमिका निभाई, हिंदू मुसलमानों को आपस में जोड़ने का। अब हम बात करेंगे असहयोग आंदोलन। बात आता है कि इन्होंने असहयोग का ही रास्ता क्यों चुना? असहयोग का मतलब सहयोग नहीं करना, दूसरा भी तो रास्ता हो सकता है। अहिंसात्मक नीति इनका सबसे बड़ा टूल्स रहा है, हथियार था, और ये सच्चा मार्ग भी है। इनका मानना था, इनका कहना है कि सत्य विचलित हो सकता है, थक सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। सामने वाले को मानने के लिए इस तरीके से विवश कर दो कि वो सच को मान बैठे, मानने के लिए मजबूर हो जाए। सत्य थक सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता। इस नीतियों को लेकर के क्या होगा? गांधी आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक व्यापक आंदोलन 1920 से लेकर के 22 तक हम देखेंगे, असहयोग आंदोलन चलेगा। होगा क्या? देख रहे हो, असंतोष के कारण क्या थे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भारत के अंदर में महंगाई और करों में वृद्धि, रॉलेट एक्ट लाया जाएगा सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, है? सर सिडनी रॉलेट के लीडरशिप में एक कानून लाया जाएगा। अच्छा, हमने क्या बात किया था कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तो समाप्ति के बाद हमें कुछ अधिकार मिलने वाले थे, हम तो बहुत खुश थे। लेकिन क्या वैसा हुआ? नहीं, बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। अब हमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट, चार लोगों को खड़ा होना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तुम ब्रिटिशर्स के खिलाफ किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। केवल ब्रिटिश लोगों को यह अधिकार दे दिया गया, शक के बिहा पर भी आप लोगों को क्या कर सकते थे? गिरफ्तार कर सकते थे। और इसके तहत 2 साल की सजा का प्रावधान था। ना तो कोई वकील मिलता था, ना कोई दलील, मतलब बस उठा के डाल दिया।
हमने ये सोचा था, हम इसलिए लड़ने गए थे, हम इसलिए इनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट साथ दे रहे थे। तो आम जनता परेशान। रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल 1919 को भारत के अंदर में इसी रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी एक हड़ताल करने की योजना बना रहे थे पूरे भारत के अंदर में। लेकिन पंजाब का दिन, बैसाखी का दिन, पंजाब के अंदर में हुआ क्या, वहां के जो लीडर थे डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू राम को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके कहीं अज्ञात जगह पर डाल दिया। उसी को जानने के लिए जनता कि हमारे नेताजी कहाँ गए, मजिस्ट्रेट की कोठी की तरफ जाएंगे, निहत्थे लोगों पे कुछ होगा। उसके बाद में जल्ली नामक व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में लोग इकट्ठा होकर के जुलूस धरना प्रदर्शन दे रहे थे। और यहां पर इस जलियांवाला जो हत्याकांड आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने क्या किया था, निहत्थे लोगों के ऊपर में गोलियां चलवाई थी। ये हमारे साथ हुआ। इस तरीके से हम देखेंगे परिणाम इन सभी घटनाओं ने आम जनता के अंदर में असंतोष पैदा कर दिया। अब हमारा मुख्य उद्देश्य होगा कि अब इनका बिल्कुल से किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं करना है, कोई समर्थन नहीं करना है। जब तक हम इनके साथ खड़े हैं तब तक ये हमारे साथ ऐसे ही शोषणकारी नीतियों को अपनाते रहेंगे। अगर हम इनके साथ से अपने सपोर्ट को खींच लें, हम इनके साथ खड़ा ना हो, ये अपने आप क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। क्या होगा 1920 के अंदर में नागपुर अधिवेशन के अंदर में एक कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के अंदर में एक आंदोलन की शुरुआत करने की बात की जाएगी, जिसमें क्या करना था, इनका किसी भी प्रकार से कोई सपोर्ट और समर्थन नहीं करना है। जैसे सरकारी स्कूल कॉलेज अदालत बंद करो, नहीं जाएगा कोई। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, उपाधियों टाइटल का अंत, खादी मतलब स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो असहयोग आंदोलन है, गांधी ने कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने क्या है, पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा, इस नीति का अनुसरण करते हुए एक पॉजिटिव दिशा की तरफ आगे बढ़ते हुए क्या होंगे, दिखाई देंगे। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव क्या होगा, आप देखोगे विभिन्न वर्गों की भागीदारी। छात्र स्कूल कॉलेज छोड़ेंगे, वकील अदालत से हट जाएंगे, काम नहीं करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, महिलाएं धरना प्रदर्शन और जुलूस के अंदर में क्या होंगी, शामिल होंगी। परिणाम क्या होगा, अब ये आंदोलन हिंदू और मुसलमानों के सहयोग से शहर से निकल करके कहां पहुंच गया, गांव के अंदर में पहुंच गया। अभी तक कहां था, शहर के अंदर। दूसरा हम बात करेंगे सरकार की प्रतिक्रिया क्या होगी जब ये सब चीजें हो रही है। तो इन लोगों ने भी बिल्कुल क्रूरनात्मक नीति, दमनकारी नीति, जितना बुरा कर सकते थे उन लोगों ने करने का काम किया। क्या करेंगे, ये दमनकारी नीतियां, गिरफ्तारियां की गई है, प्रेस और सभाओं पर रोक लगा दिया गया। इसके खिलाफ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में प्रभाव देखोगे तो किसानों ने लगान और बेगार का विरोध क्या था, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा था। पीछे पड़ कर क्या हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन लोगों ने अपनी आर्थिक खर्चे को पूरा करने के लिए, कर्ज भरने के लिए इन लोगों ने मना कर दिया। आदिवासी जंगल कानूनों का विरोध किया, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ लाए जाएंगे, जंगल के अंदर में मतलब उन्हीं की संपदा, उन्हीं को जाने नहीं दिया जाता था। अब क्या किया जाएगा, वो मतलब सभी लेवल पर ब्रिटिश नीति के खिलाफ लोग हमें खड़े होते हुए दिखाई देंगे। दूसरा बात करेंगे कहां कहां एक घटना घटित होगा, कब, बहुत अच्छे से चल रहा था असहयोग और खिलाफत आंदोलन। ये गांधी ने क्या बोला था, ये आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होना है। लेकिन एक घटना घटित होगी उत्तर प्रदेश के अंदर में चौरी चौरा नामक स्थान पर। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक स्थान होगा चौरा चौरी, जुलूस, मैं बोलता हूं ये जुलूस की जा रही है, यहां पर ये चौकी है, इस चौकी के अंदर में पुलिस वाले थे। इस जुलूस प्रदर्शनकारियों और कुछ पुलिस वालों के बीच क्या होगा, झड़प होगा।
अब इस झड़प के कारण इस गुस्साई भीड़ ने क्या किया, इस थाने को चारों साइड से घेरा, जिसके अंदर में एक थानेदार सहित 21 पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दिया। आंदोलन कैसा चलना था? अहिंसात्मक। ये क्या हो गया? और इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसको ठहरा दिया गया? गांधी को ही। और 1922 में उठा के इनको जेल में डाल देंगे, 1924 में छूट करके आते हैं फिर। तो चौरी चौरा नामक स्थान ने उत्तर प्रदेश गोरखपुर में भीड़ द्वारा पुलिस थाने में आग लगा दी गई। परिणाम, कई पुलिस वाले मारे गए और क्या हो गया, आंदोलन में हिंसा का प्रवेश हो गया। अब यहां से क्या होगा, एक हमारी राजनीति एक नई दिशा में जाती हुई दिखाई देगी। अब बात करेंगे इस मूवमेंट को कौन आगे बढ़ाएगा। गांधी तो जेल में चले गए, तो क्या हमारा आजादी का सपना समाप्त हुआ? नहीं। आगे हम देखेंगे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज कमेटी बनाई जाएगी। स्वराज पार्टी के दूसरी तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक, इसका अगर हम पूरे का मूल्यांकन करते हैं तो आंदोलन क्या हुआ था, वापस ले लिया गया था। क्यों हुआ, क्या था विड्रॉल करने का कारण? कारण ये था कि उस दौरान आप देखोगे हमें अहिंसात्मक नीति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना था, लेकिन क्या होगा, ये घटना, गांधी को इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो चौरी चौरा हिंसा के बाद में गांधी जी ने निर्णय लिया, क्या, आंदोलन को वापस ले लिया, स्थगित कर दिया। आंदोलन का महत्व, जनता में राजनीतिक जागरूकता आई, लोग अब सोचने लगे, समझने लगे कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन जन आंदोलन बन गया। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख लीडर बन करके आगे के आंदोलन के मार्ग दर्शन किया, एक नई दिशा देते हुए दिखाई देंगे। सभी वर्ग की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। पहला नंबर अगर बात करेंगे, इसकी लिमिटेशन क्या था? जब हम मूवमेंट के अंदर, तो प्रारंभिक समय में कुछ ना कुछ समस्याएं थी। समस्या का मतलब, अच्छा ये हो रहा तो इससे ये मिलेगा। सारे लोग क्या है ना, किसी ने अभी तक इनको मतलब ये पता नहीं था कि आजादी क्या है, हम लड़ क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। लोग अगर मूवमेंट के अंदर में शामिल हो रहे हैं तो उनका मकसद था कि हम जा रहे हैं तो हमें ये चीजें मिलेंगी। सबका अपना अपना अलग अलग लक्ष्य निर्धारित था। क्या इस तरीके से कभी भी कोई मूवमेंट सफल हो सकती है? जब हमारा एक समान नीति होगी, एक जैसा दिशा होगा, चीजें क्या होंगी, सफल होगी। अगर हम बात करेंगे इसकी असफलता का, कि लोग अलग अलग उद्देश्य से क्या हो रहे थे, शामिल हो रहे थे, उन्हें आजादी का डेफिनेशन समझ में नहीं आया था। तो क्या था, सभी वर्गों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, कुछ क्षेत्रों में हिंसा का प्रसार और आंदोलन समय से पहले क्या हो गया, वापस लेना पड़ गया। निष्कर्ष में बात करेंगे, असहयोग आंदोलन पहला व्यापक जन आंदोलन था। इसने दिखाया कि हिंसा भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकता है। लेकिन यहां से, इस घटना से गांधी ने सीखा, अपनी अच्छाई और बुराइयों को देखा, जाना, समझा। अब आगे के मोमेंट में आप देखोगे जो उन्होंने किया, बहुत फ्लो में, बहुत बेहतर बेहतर दिशा निर्देशन के साथ आगे बढ़ता हुआ चीजें दिखाई देगा। बेटा इस वीडियो के अंदर में इतना ही। बाकी जो हमारा बच गया है, गांधी युग की शुरुआत, भारतीय राजनीति में गांधी और जलियांवाला और रॉलेट एक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।